Subscribe AB News and press the bell icon for the latest updates. देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माथे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये जो पतंग है तेरे ही संग है, तेरी ही ओर देख मुड़ी मुड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें माइक पर बुलाना चाहूंगा इस शेर के साथ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है इनकी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है इनकी हिफाजत कौन करता है। और यहाँ एक इन्हीं में बचा रखी है लाज पूरे देश की, वरना सभी टुकड़ों पर करते हैं बगावत कौन करता है। मैं बस इसी बातों के साथ जनाब इम्तियाज जलील साहब को इस नारे के साथ बुलाना चाहूंगा। MIM पार्टी जिंदाबाद, इम्तियाज भाई तुम आगे बढ़ो। जनाब सांसद इम्तियाज जलील साहब हमारे बीच में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे चलने जरा, गोमतीपुर के तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दानशीन हमारी माएँ और बहनें जो अपने घरों से सुन रही है, मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि हमारे इस जलसे की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक भरी सड़क के ऊपर आप लोगों ने ये इजाज़त दी है कि आज हम अपने लोगों के बीच आए और उनसे मुखातिब हो सके। मैं ऑर्गेनाइजर से ये अपील करना चाहूँगा, आज कल जिन्होंने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया है, हम गुजरात आए हैं तो लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए हैं। ये पैगाम हमारी तरफ से जाना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक इंसान को भी हमारी वजह से तकलीफ हो रही है तो हम उसके गुनाहगार हैं। इसीलिए अगले बार जब जलसा लगाया जाए तो ये ख्याल रखा जाए कि हमारे जलसे की वजह से या हमारी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश, ये जज्बा देखकर मैं सोच रहा था कि कहीं मैं हैदराबाद में तो नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन ख्याल आया कि न जाने हो सकता है ये कुदरत का ही करिश्मा हो सकता है कि पहले हैदराबाद, फिर औरंगाबाद, अब अहमदाबाद।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब हम यहाँ पर गुजरात आए, पहली मर्तबा हम लोग बड़ौदा गए, भरूच गए, सूरत गए, और वहां पे हम लोगों ने आप लोगों की जो मोहब्बत देखी, जो एक जोश और जुनून देखा। कई सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हमने अहमदाबाद आना। हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा कि यहाँ के नौजवानों के अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देखते हुए मैंने खुद असद साहब से ये बात कही थी कि असद भाई, अगर आपका प्रोग्राम कहीं का भी हो, उसे अब कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको अब गुजरात चलना पड़ेगा। यही मोहब्बत है जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात की सरजमीन के ऊपर खींच कर लेकर आई है। मुझे बताया गया कि ये जलसा नहीं होना, इसके लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी कोशिश की। उनकी ये कोशिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा इस इलाके के अंदर नहीं होना। मैं उन तमाम राजनीतिक पार्टी और उन तमाम नेताओं को मेरी पार्टी की तरफ से और गुजरात के नौजवानों की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूं। एक बात आप समझ लीजिए, आपकी जो कोशिश थी कि ये जलसा नहीं होना चाहिए, उसके ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। अब हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से जब यहां पर आए तो हमें कई सारे मीडिया के लोगों ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में तीसरी किसी पार्टी को कभी मौका नहीं मिला। कभी भारतीय जनता पार्टी रही, कभी कांग्रेस पार्टी रही, तीसरी किसी पार्टी को यहां जगह नहीं मिलती, कभी उन्हें मौका नहीं मिलता। तो आप कैसा करेंगे? हमने उन्हें जवाब दिया कि इससे पहले जो पार्टी आई हुई होगी, इससे पहले जो पार्टियों ने कोशिश की होंगी गुजरात में आने की, वो सब कमजोर खिलाड़ी थे होंगे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की फौज है। हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिसने इस मुल्क के अंदर अगर हम सबको कुछ सिखाया है तो ये बात सिखाई है कि अगर इस मुल्क में तुम्हें रहना है, जीना है, तो सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सीखो। ये छोटे मोटे प्यादे हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये तो हम मजलिस के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम मजलिस से एक छोटे से सिपाही है। अगर हमारे आने से इतनी हड़बड़ी मच गई है, इतनी बौखलाहट हो गई है, तो सोचिए हैदराबाद की जब वो आंधी और तूफान गुजरात में आएगी तो क्या हाल होगा। लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या सही में मजलिस गुजरात में इलेक्शन लड़ेगी? क्या सही में असद साहब यहां पर आएंगे? क्या मजलिस यहां पर सभी चुनाव लड़ेगी? तो सभी लोग अच्छी तरह से सुन ले, और आपको लग रहा होगा ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये मजलिस के चाहने वाले सिर्फ यही लोग सुन रहे हैं। तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अपने घरों के ड्राइंग रूम में बैठकर
वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी ये भाषण सुन रहा है और कांग्रेस के तमाम लीडर भी ये भाषण सुन रहे हैं, तो एक बार कान खोल के सुन लो, समझ लो। मजलिस भी आएगी, असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहां पर आएंगे और इंशाअल्लाह पूरे इलेक्शन हम यहां पर गुजरात के अंदर लड़ेंगे। और लड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह हम आए हैं तो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अब हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। और हम इस यकीन के साथ जब कहते हैं मेरे भाइयों, तो वो यकीन हमारा कैसा, किसकी वजह से ये यकीन हमें मिलता है, किसकी वजह से ये ताकत हमें मिल रही है। हम पिछले 2 दिनों से यहां के नौजवानों के जज्बे को जब देख रहे, उनके हौसले, उनकी ताकत, उनकी तड़प, उनकी मोहब्बत को जब हम देख रहे, तो यकीन मानिए हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है कि इंशाअल्लाह गुजरात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतन बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाला है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है। मैं यहां पर अपने पार्टी की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से गुजरात की आवाम को एक पैगाम देने के लिए आया हूं। गुजरात के उन तमाम लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में आ रही है तो मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच आ रही है। ये सही बात है कि हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वालों की तादाद सबसे ज्यादा हमारे वो नौजवान हैं, वो मुसलमान नौजवान जो इतने सालों से ये देखता आया है कि किस तरह इस कौम का इस्तेमाल महज एक रबर स्टैंप की तरह किया जा रहा है कि हर 5 साल के बाद वो आएंगे, वोट मांगेंगे और पूरे अधिकार के साथ इस तरह मांगेंगे कि उन्हें मालूम है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जाएंगे नहीं, इनकी मजबूरी है कि इन्हें देना है तो कांग्रेस को ही देना है, और यही मजबूरी का फायदा उठाते आ रहे हैं। एक अक्सर आपने एक गेम देखा होगा, म्यूजिकल चेयर, जहां पर कुर्सियां रखी जाती है, म्यूजिक चलाई जाती है, म्यूजिक जैसे ही बंद हो गई आपको कुर्सी पर जाकर बैठना होता है। गुजरात में पिछले कई सालों से ये म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है और खेलने वाले सिर्फ 2 ही खिलाड़ी। म्यूजिक हर 5 साल के बाद चलाई जाती, 2 में से एक उस कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाता, कभी भाजपा वाला बैठता, कभी कांग्रेस वाला बैठता। लेकिन अब इसके बाद सिर्फ 2 ही खिलाड़ी नहीं रहेंगे मैदान में, इंशाअल्लाह तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतरने वाला है। और हमको कमजोर कड़ी ना समझो, अब हमको भी वो हुनर आ गया है कि कैसे कोनी मारकर कुर्सी पर बैठा जाता है, कैसे धक्का देकर कुर्सी के ऊपर बैठा जाता है। ये हुनर हमने भी सीख लिया है। वरना जिस जमात के बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद के हद तक ही रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब महाराष्ट्र में आए 2014 में, तो मैं और वारिस पठान महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गए। जब पहली बार हम विधानसभा के अंदर गए 2 ही थे। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर 288 विधायक बैठते हैं, 288।
लेकिन हम दो ही थे। जब गए वहां पर तो शिवसेना के विधायकों को उनकी जीत की खुशी नहीं थी। वो मातम इसलिए मना रहे थे कि ये मजलिस वाले अब महाराष्ट्र में भी आ गए, विधानसभा में भी आ गए। इसीलिए मैं अक्सर पहले दिन को वो याद करता हूं जब शिवसेना के विधायक ने हमको देखा। हम भी पहले दिन गए तो ऐसे वैसे नहीं गए, हम भी शेरवानी पहन कर गए, क्योंकि हमें मालूम है उन्हें हैदराबाद की उस शेरवानी से बहुत तकलीफ होती है। हमने कहा अब हम भी आ गए हैं, बड़ी तकलीफ हो रही थी उन्हें हमें देखकर। एक शिवसेना वाले ने मुझसे मराठी में कहा, पूछा कि ये 288 का सदन है, 288 का ऐवान है, तुम दो ही तो है, क्या कर लोगे? मैंने कहा हम तो दो है, वो तो अकेला शेर वहां पर बैठता है, उसका क्या? उसने जब हमसे ये पूछा की 288 के अंदर तुम्ही काय करणार, 288चं मतदारसंघ आहे हे विधानसभा आणि फक्त तुम्ही 2 लोक। उसने मुझसे पूछा कि तुम तो 2 ही है, क्या कर लेंगे? तो मैंने उसको मुस्कुराकर देखा और मन ही मन सोचा कि पब्लिक भी कैसे कैसे को भेज देती है विधानसभा के अंदर। लेकिन हम असद साहब के शागिर्द हैं, सवाल किया था, जवाब तो तुझे लेना ही पड़ेगा हमारा। तो हमने उसको पूछा कि कभी जंगल गए हैं तुम? थोड़ा परेशान हुआ, बोला काय म्हणायचे तुम्हाला? मैंने कहा कभी जंगल गया है तो बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कि जंगल में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी कितने हैं ये देखे नहीं जाते, शेर कितने हैं उनकी गिनती होती है। पहले ही दिन समझ में आ गया, 2 है 200 पे भारी। और उसके बाद हर रोज हम उन्हें समझाते हैं, यही बात हम यहाँ पर भी समझाने के लिए आए हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैदान के अंदर उतरेंगे। बस आप लोगों से इतनी अपील करना चाहते हैं, ये पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी मेहनतें करके इस मुकाम तक पहुंचाया है। एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया है कि जब लोग कहते थे कि एक हैदराबाद के हद तक की जमात है, आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में हम जीते हैं। महाराष्ट्र के बाद जब हम बिहार में गए तो वही बातें हमें सुनने को मिल रही थी। जैसे हम गुजरात में आए हैं तो वही सवाल हमसे किए जा रहे हैं, अब आप आए हैं तो आपके आने से इसका नुकसान होगा, इसका फायदा होगा, आप आए हैं तो वोट कटेंगे। एक बात सुन लो, 70 सालों तक ये जितने लोग यहाँ पर, ये आवाम जो बैठी है, 70 सालों तक मजलिस यहाँ पर नहीं आई थी। क्या वजह है कांग्रेसियों कि जो भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ साल पहले तक महज 2 लोकसभा की सीटें जीतती थी, वो आज 300 के ऊपर गई है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकिन नहीं, जहां मजलिस जारी, तुम क्यों आए, तुम क्यों लड़े इलेक्शन? अब तुम्हारे आने से इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, इसको घाटा होगा। एक बात सुनो, 70 सालों तक हमने अरे गैरों के नुकसान और फायदे के बारे में सोचा है, अब हम आए हैं तो सिर्फ हमारे फायदे के बारे में बात करने के लिए हम आए हैं। जरा सा कुछ हुआ कि आप क्यों आए, गुजरात क्यों आए, क्यों लड़ रहे आप लड़े तो उनको नुकसान हो जाता। हमारी राजनीतिक पार्टी है, अगर राजनीतिक पार्टी अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो क्या अंटी खेलेगी? हम अंटी खेलेंगे, गोटियां खेलेंगे हम।
अगर इस मुल्क के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जब इलेक्शन लड़ती है तो इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं बताता हूं, तकलीफ इसलिए है कि 70 सालों से ये समझते हैं कि ये जागीर है हमारी, ये जागीर है, इनका वोट हमारा अधिकार है, यही समझते आए थे। लेकिन नहीं, अब बहुत दिन ये खेल नहीं चलने वाला है। धीरे धीरे मीडिया वाले कहते हैं क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या करने वाले हैं आप? हमने कहा इतनी आसानी से पत्ते खोलने वाले नहीं है। 8 दिन पहले जब गुजरात की फिजा के अंदर आंधी और तूफान चलने लगेगा तो समझ जाना शेर वहां से निकला है, आने वाला है। एक एक करके पत्ते खोलेंगे ना। हाँ, सही बात। इतनी भी क्या जल्दी है? बड़े लंबे रेस के घोड़े हैं हम, इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है, इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, डरने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल नहीं है। जो जमहूरियत में हमें अधिकार दिया गया है, जो हक दिया गया है, वो हक का हम इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। हम हमारे नौजवानों के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम हमारे नौजवानों को ये बताने के लिए आए हैं कि इस देश में अगर कानून चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया है। मोदी जी कब तक चलेंगे आप? एक अंग्रेजी में कहावत है, न्यूटन की थियरी है, जो ऊपर जाता है। मोदी जी सबको नीचे आना है, इतना गुरूर, इतना घमंड अच्छा नहीं है। ये जनता के खिलाफ आप जो नए नए कायदे कानून लेकर आ रहे हैं, कभी एनआरसी का कानून लाकर आपको निशाना बनाया जाता है, कभी किसानों के खिलाफ कानून लाकर हमारे किसान भाइयों को निशाना बनाया जाता है, कभी दलितों के खिलाफ कानून लाकर दलितों को निशाना बनाया जाता है। मेरे भाइयों, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, आज हुकूमत ऐसे दौर से गुजर रही है कि जहां उन्होंने तय कर लिया है कि ये लोग किन किन लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सियासी ताकत नहीं बनाएंगे, अगर हम अब भी बढ़ गए, हम अब भी बिखर गए, तो यकीन मानिए आने वाला कल कैसा होगा यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज इस मुल्क के अंदर अगर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं अक्सर ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस मुल्क से अगर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है, ये सच्चाई है। क्योंकि हम बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, हम ऐसी ऐसी पार्टियों का साथ देते आए हैं कि जब ऐवान के अंदर जब आपकी आवाज बनकर उन्हें खड़े रहना चाहिए तो वो खामोश बैठते हैं, क्योंकि उनके आका उन्हें इजाजत नहीं देते। उनका काम तो बस यही है, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। और हम वो हैं कि अगर किसी ने हमसे कहा उठो तो हम बोलते अरे चल बैठ गए। डटकर बोलने वाले गूंगे मुक्के बहरों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। लड़ने वाले चाहिए, डटकर बोलने वाले चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर उन्हें बोलने का अधिकार है तो इम्तियाज जलील को भी उतना ही अधिकार ये संविधान ने दिया है। हम अपनी आप की आवाज बोलते रहेंगे, डटकर मुकाबला करते रहेंगे। अगर इस आने वाले चुनाव में अगर आप लोग मजलिस का पूरी तरह से साथ देते हैं, दोस्तों ये 2 दिन हम जो यहां पर आए हैं, ये 2 दिन
हमारा काम सिर्फ यही है कि हम लोगों से मिले, जितने भी शहर के उलमाए किराम हैं, जितने भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स है, डॉक्टर्स है, वकील है, हम इन सब लोगों से बात करने वाले हैं और बात करके असद साहब को यह पैगाम देने वाले हैं। दो ही बातें हो सकती है, या तो हम असद साहब को यह कहेंगे कि असद साहब अभी वो वक्त आया नहीं है कि हमें गुजरात जाना है, लेकिन अगर आप साथ देने का वादा करते हैं दोनों हाथ ऊंचा करके, तो हम असद साहब को यह कहेंगे कि असद साहब अब खुश